हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमने बात की थी कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट किए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा हो गई थी। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड, जैसे अपने पास थी स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले हमने बात की है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, अब बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके अंदर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है, जिनमें से मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास है दर्पण प्रतिबिंब व विवरण समावेशता। क्या कह रहा है? दर्पण प्रतिबिंब व विवरण समावेशता में अंतर बताते हुए उदाहरण भी दीजिए। अब कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब और विवरण समावेशता। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है, विवरण समावेशी क्या होते हैं, तब जाके हम क्या करेंगे, उन दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। पहले हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब होती है छाया और दर्पण का मतलब होता है कि मिरर के सामने। तो हम ये कहें जब किसी अणु की संरचना को दर्पण के सामने रख दे, तो दर्पण की परछाई भी हमें प्राप्त होती है। और यह दर्पण की परछाई कैसी होगी? जैसे हमने अणु लिया है, अणु की जो संरचना है वैसी हमें क्या प्राप्त होगी, उसकी परछाई। तो वो क्या कहलाएगा? उसकी मिरर इमेज कहलाएगी, दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यहां से हम बात करेंगे सबसे पहले अपने पास प्रतिबिंब क्या है और दर्पण क्या है। तो क्या कह रहा है, जब किसी अणु की संरचना को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में अणु की परछाई दिखाई देती है, जो अणु के समान होती है। जब किसी अणु की संरचना को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में अणु की परछाई दिखाई देती है, जो अणु के समान होती है। अब जो परछाई हमें दिखाई दे रही है वो भी किसके समान है? अणु के समान है। इसका मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? उस अणु का मिरर इमेज है। तो क्या लिखोगे? अणु के समान है। इसे दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। किसको कहोगे? जो मिरर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है वही क्या है? दर्पण प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ पे मैं कहूँ एग्जाम्पल ले ले, लैक्टिक अम्ल। क्या कहोगे? लैक्टिक अम्ल। तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो किसको ले रखा है? लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की? COOH
CH3 और इसके आगे क्या लगा दो, मिरर लगा दो भाई। ये हमने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। मिरर में इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी, COOH कार्बन CH3, इधर H और इधर OH। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज हो गई। कह क्या रहा है, जब किसी अणु की संरचना को मिरर के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, तो दर्पण में अणु की परछाई दिखाई देती है। तो दर्पण में अणु की परछाई दिखाई देती है जो अणु के समान होती है, इसे दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने क्या ले लिया, लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक अम्ल को हमने क्या करवाया, इसकी स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर को क्या किया, मिरर के सामने रखा, तो इसके समान हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो गई। मतलब मिरर में देखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो अणु हमारे पास सामने रखा है मिरर के, वैसा ही हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है। तो वही क्या है, मिरर इमेज है। अब बात करेंगे दूसरा, विवरिम समावयवी, कि विवरिम समावयवी क्या होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विवरिम समावयवी। क्या लिखोगे, अब विवरिम की बात कर रहे हैं। विवरिम समावयवी वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। कहने का मतलब प्रकाशिक समावयवी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, क्योंकि मिरर लगा रहे हो तो क्या लिखोगे, वह प्रकाशिक समावयवी क्या कर रहा है, वह प्रकाशिक समावयवी, वह प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। क्या कहोगे, वह प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, विवरिम समावयवी कहलाते हैं। विवरिम समावयवी कहलाते हैं। मतलब जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे वो तो मिरर इमेज कहलाए, दर्पण प्रतिबिंब कहलाया, और जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे वो क्या कहलाई, विवरिम समावयवता कहलाई, विवरिम समावयवता कहलाई। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार की समावयवता को क्या कहा गया, विवरिम समावयवता कहा गया। इनमें क्या पाया जाता है, असम्मित कार्बन पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, असम्मित कार्बन पाए जाते हैं। तो यहां लिख सकते हैं, इनमें असम्मित कार्बन पाया जाता है। तो यह असम्मित कार्बन यानी कि किरेल कार्बन तो कहां पाया गया, अपने लैक्टिक एसिड में भी पाया गया। ये किरेल कार्बन तो अपने लैक्टिक एसिड में भी पाया जाता है। उदाहरण की बात करेंगे, एग्जांपल लेंगे, 2,3-डाइब्रोमो, 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या कह रहे हैं, 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल की स्ट्रक्चर हमें देखनी है। उससे हमें यह पता लगाना है कि मिरर इमेज कौन सी है और विवरिम समावयवी कौन से हैं। तो अपने पास यहाँ एग्जाम्पल की चर्चा कर ले भाई। एग्जाम्पल कौन सा, 2,3-डाइब्रोमो, 2,3-डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल। सबसे पहले कह रहा है ब्यूटेनोइक अम्ल, इसका मतलब कार्बन कितने हैं, 4। अब हम ये कहते हैं, जब हमने ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा था, जब हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा था तो कहा था कि चाहे वो हाइड्रोक्सी समूह हो, एल्कोहलिक समूह हो, एसिड समूह हो, एल्डिहाइड समूह हो, मतलब जो क्रियात्मक समूह है वो हमेशा कहाँ रहेंगे, ऊपर ही ऊपर। तो अपने पास ये तो बन गया एसिड। फिर कह रहा है इसको हम कह देंगे 1 नंबर, मतलब 1 नंबर कार्बन को हमेशा क्या करोगे, ऊपर ही ऊपर रखोगे। फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर। तो 4 नंबर को कह दे CH3। अब कह रहा है 2 और 3 के ऊपर क्या है, डाइब्रोमो है। 2 और 3 के ऊपर क्या है, डाइब्रोमो है। जैसे मैं कह दूं यहाँ Br है, यहाँ Br है, तो यहाँ और यहाँ क्या आ गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही आ गई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही
आ गए। अब पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब इस कार्बन की बात करूं तो ये भी किरेल है, इस कार्बन की बात करूं तो ये भी क्या है, किरेल कार्बन। इसका मतलब विवरिम समावयवियों के अंदर अपने पास कार्बन कितने हो गए, 2 किरेल कार्बन हो गए, जबकि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर कितने कार्बन थे, 1 किरेल कार्बन था। अब ये दोनों किरेल कार्बन की क्या कर लो, मिरर इमेज देख लो, इनकी क्या देखो, मिरर इमेज, यानी यहां क्या लगा दो, मीरा लगा दो। मीरा लगाते ही अपने पास क्या प्राप्त हुआ कि जो H था यहां भी आर आ गया और यहां भी क्या आ गया, बी आर आ गया, तो किरेल कार्बन वो के वो। अब ये तो अपने पास क्या हो गए, दोनों समान समूह हो गए। अगर ये दोनों बी आर जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, जैसे मैं कहूं COOH कार्बन कार्बन CH3, एक बी आर इधर हाइड्रोजन, एक बी आर इधर हाइड्रोजन, ये भी अपने पास क्या है, किरेल कार्बन है। वही हम क्या लगा देंगे, मिरर लगा दो, और मिरर लगाने पर भी हमें क्या दिखाई दिया, कार्बन कार्बन CH3। यहां भी आर था तो यहां क्या आ गया, हाइड्रोजन, और यहां अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास क्या हो गए, किरेल कार्बन। अब क्या कह रहा है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये वाला और ये वाले दोनों क्या है, विवरिम समावेवी है, ये वाले और ये वाला क्या है, विवरिम समावेवी है। क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर दे दूं, इसको स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड और स्ट्रक्चर नंबर 4, तो हमने क्या देखा, एग्जांपल लिया 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल, जहां पे हमने स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड को देखा तो दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। संरचना थर्ड और संरचना 4 को देखा तो वो दोनों भी एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन संरचना नंबर 1 और संरचना नंबर 3 की बात करें तो एक दूसरे के क्या है, विवरिम समावेवी है। सेकंड और 4 भी क्या है, एक दूसरे के विवरिम समावेवी है। इसका मतलब हमने क्या कह दिया कि भाई ये जो प्रकाशिक गुण दर्शाते हैं, प्रकाशिक गुण दर्शाते हैं वो कैसे, इनके भिन्न भिन्न है। तो यहां तक अपने पास दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, विवरिम समावेवी क्या होंगे, उनके बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे इनमें अंतर की। उदाहरण हमने देख लिया, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर लैक्टिक एसिड को लिया, विवरिम समावेवी के अंदर 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल को ले लिया। तो यहां तक हमने दर्पण प्रतिबिंब देख लिया, जिनमें दर्पण जो अणु है उनके क्या बनते हैं, मिरर इमेज बनती है, और जहां मिरर इमेज नहीं बनती वो क्या कहलाती है, विवरिम समावेवी कहलाती है। अब बात करेंगे दोनों में अंतर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अंतर। एक साइड तो क्या लिखोगे, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरी साइड क्या लिख लो, विवरिम समावेवी। भाई विवरिम समावेवी के अंदर प्रकाशिक गुण होंगे क्योंकि आइसोमेरिज्म पाई जा रही है, तो यहाँ प्रकाशिक समावेता मिलेगी, प्रकाशिक समावेता मिल जाएगी। तो यहाँ दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या लिखोगे, भाई इन दोनों में हमें क्या देखना है, अंतर देखना है कि डिफरेंस क्या क्या है। दर्पण प्रतिबिंब में डिफरेंस क्या है, आप विवरिम समावेवी तो क्या लिखोगे, यह प्रतिबिंब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यह प्रतिबिंब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। विवरिम की बात करें, यह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, यह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। नेक्स्ट हम ये कहें
दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो इनके दो समावेशी संभव है, इनके दो समावयवी संभव है। और इनकी बात करें तो इनके चार समावयवी, इनके चार समावयवी संभव है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब में ये देख सकते हैं, इसमें एक असममित कार्बन पाया जाता है, इनमें एक असममित कार्बन पाया जाता है, इसमें एक असममित कार्बन यानी जिसको क्या कहोगे किरेल कार्बन, एक असममित कार्बन पाया जाता है। और इसमें लिखें इसमें दो असममित कार्बन, इसमें दो असममित कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या कहोगे भौतिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण समान होते हैं और इनके लिए क्या लिखोगे भौतिक गुण भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न होते हैं। तो ये हमने देख लिया। दर्पण प्रतिबिंब और विवरिम समावयवता में अंतर बताते हुए उदाहरण भी दीजिए। कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या है और विवरिम समावयव क्या है। अब दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज की बात करें तो यह प्रतिबिंब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी एक अणु की जो संरचना है मिरर के सामने रखोगे तो उसी के समान दूसरी संरचना में दिखाई देगी। जबकि विवरिम समावयव क्या कहता है कि यह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, यानी मिरर इमेज नहीं बनती। इनके दो समावयवी संभव है। विवरिम की हमने बात की थी तो इनमें चार समावयव में प्राप्त हुए। इनमें एक असममित कार्बन होता है, उसकी बात करें तो इसमें चार असममित दो असममित कार्बन होते हैं। भौतिक गुण समान होते हैं, इनके लिए अपने पास भौतिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली कि अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था दर्पण प्रतिबिंब व विवरिम समावयवता में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण भी दीजिए, तो उनके बारे में चर्चा हुई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्डन प्रतिबंध क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वॉल्डन प्रतिबंध क्या होता है। नेक्स्ट अपने पास है वॉल्डन प्रतिबंध। वॉल्डन प्रतिबंध, अब ये कह रहा है वॉल्डन प्रतिबंध क्या है, इसको भी हम क्या करेंगे उदाहरण सहित समझाएंगे कि भाई वॉल्डन प्रतिबंध क्या होता है। तो यहाँ से सब क्वेश्चन अपने पास वॉल्डन प्रतिबंध क्या है और इसके लिए उदाहरण भी लिखेंगे। तो क्या कह रहा है, जब किसी अभिक्रिया में दुर्वर्ण गुणक अणु असममित कार्बन का जो विन्यास है वो क्या हो विपरीत हो जाता है। क्या कह रहा है, जब किसी दुर्वर्ण गुणक अणु के असममित कार्बन परमाणु का विन्यास, जब किसी दुर्वर्ण गुणक अणु के असममित कार्बन परमाणु का विन्यास विपरीत हो जाता है। किसका, दुर्वर्ण गुणक अणु के असममित कार्बन परमाणु का, दुर्वर्ण गुणक अणु के असममित कार्बन परमाणु का विन्यास विपरीत हो जाता है। तो इसे क्या कहोगे
वॉल्डन प्रतिपन या प्रकाशिक प्रतिलोमन भी कहा जाता है। इसे क्या कहोगे? वॉल्डन प्रतिपन या प्रकाशिक प्रतिलोमन भी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें करना क्या है? विन्यास को परिवर्तित करना है, विन्यास को विपरीत करना है। विपरीत हो जाता है तो इसे वॉल्डन प्रतिपन या वॉल्डन प्रतिपन या प्रकाशिक प्रतिलोमन, प्रकाशिक प्रतिलोमन कहा जाता है। अब ये कह रहे हैं जब किसी अणु के अंदर कोई भी अपने पास क्या है, अणु दे रखा है, अब उस अणु के अंदर हमें क्या करना है भाई? अणु के अंदर हमें क्या करना है? विन्यास को परिवर्तित करना है। यानी कि अगर मेरे पास D यौगिक है तो वो क्या बन जाए? L यौगिक बन जाए, और यदि L यौगिक है तो वो क्या बन जाए? D यौगिक बन जाए। तो यहाँ पे क्या लिखोगी? उदाहरण के लिए मैं कह सकते हैं D यौगिक के वॉल्डन प्रतिपन से L यौगिक का बनना तथा L यौगिक से का बनना था L यौगिक से D यौगिक का बनना वॉल्डन प्रतिपन कहलाता है। वॉल्डन प्रतिपन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई अणु है उसके किरेल कार्बन का विन्यास जो है वो क्या हो जाए? विपरीत हो जाए तो वॉल्डन प्रतिपन कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमने लिखा कि अपने पास कोई यौगिक कौन सा है? डी यौगिक है, मतलब जो डेक्ट्रोरोटेटरी है, डी यौगिक के वॉल्डन प्रतिपन से क्या हुआ? एल यौगिक का निर्माण हो गया, और एल यौगिक के वॉल्डन प्रतिपन से डी यौगिक का निर्माण हो गया। तो ये क्या कहलाता है? वॉल्डन प्रतिपन कहलाता है। अब यहाँ हम लेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण से समझेंगे कि भाई किस प्रकार से कोई अपने पास D था उसको L में कन्वर्ट कर दिया गया, और L था उसको D में कन्वर्ट कर दिया गया। कह रहा है उदाहरण के लिए हम बात करेंगे कि मैलिक अम्ल की अभिक्रिया, मैलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवा दो? PCl5 से करवा दो। मैं लिखूं मैलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या कह रहा है? मैलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 से करवाने पर क्लोरोसक्सिनिक अम्ल, PCl5 से करवाने पर क्लोरोसक्सिनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या रहा है? मैलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 से करवा दी तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोसक्सिनिक अम्ल प्राप्त हुआ। अब मैं कहूं कि क्लोरोसक्सिनिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? KOH के साथ करवा दूं तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? मैलिक एसिड। तो नेक्स्ट अभिक्रिया क्या लिखोगे? क्लोरोसक्सिनिक अम्ल की अभिक्रिया KOH के साथ करवाने पर क्या कह रहा है? क्लोरोसक्सिनिक अम्ल की अभिक्रिया KOH के साथ करवाने पर
मैलिक अम्ल प्राप्त होता है, मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमने पहले क्या देखा कि मैलिक अम्ल से क्लोरोसक्सिनिक अम्ल बना। अब कह रहा है क्लोरोसक्सिनिक अम्ल से मैलिक अम्ल बना। अब फिर से क्या बन गया, क्लोरोसक्सिनिक अम्ल से मैलिक अम्ल बना। तो यहां से हम बात करेंगे कि मैलिक एसिड क्या होता है और इसकी रिएक्शन देखेंगे। एग्जाम्पल हमने देख लिया कि मैलिक अम्ल की अभिक्रिया हमें करवानी है PCl5 से, तो क्या बनेगा, क्लोरोसक्सिनिक अम्ल बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, मैलिक एसिड की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, किस प्रकार की बनती है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास क्या है, मैलिक एसिड, COOH कार्बन, COOH, फिर कह रहा HOH, CH2COOH। अब यहां से मैं कहूं कि 1 और 2 और 3 और 4 तो मेरे पास क्या हो गए, कार्बन हो गए। 4 तो मेरे पास क्या हो गए, कार्बन हो गए। इसको मैं क्या कहूंगा, डी मैलिक एसिड, डी मैलिक अम्ल। अब ये डी रूप तो क्या बनेगा, एल रूप बनेगा। ये डी तो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। अब मैं कहूं डी जो है वो एल बनेगा, डी जो है वो एल बनेगा, और एल जो है वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। एल जो है वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो अपने पास डी से क्या करवाओ, पहले अभिक्रिया किसकी करवानी है, PCl5 की, PCl5 की। अब ये कह रहा है डी से एल बनेगा, तो अपने पास क्या बन गया, COOH। इस COOH के नीचे कार्बन, कार्बन के नीचे क्या है, CH2COOH। अब ये कह रहा है L बनाओगे तो यहाँ OH और यहाँ क्या आ गया, H, तो ये बन गया अपने पास L। लेकिन अभिक्रिया करवानी है PCl5 के साथ में, तो यहाँ से मैं कहूँ ये H और ये क्लोरीन, क्या निकल गया, HCl। फिर क्या बचा, POCl3। तो 3 क्लोरीन और 1 4 क्लोरीन, बच गया क्या, 1 क्लोरीन, जो किसकी जगह आएगा, इस OH की जगह है। तो इसको क्या कहोगे, क्लोरोसक्सिनिक अम्ल। तो यहां से L क्लोरोसक्सिनिक अम्ल बना। अब ये कह रहा है L क्लोरोसक्सिनिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ में, KOH के साथ में करवा दें। और इसको क्या कह रहे हैं, वॉल्डन प्रतिपन, वॉल्डन प्रतिपन। अब कह रहा है KOH के साथ, तो ये क्या है, L रूप बनेगा क्या, D रूप। K जो है वो Cl के साथ निकला, क्या बन गया, KCl, और यहाँ क्या बन गया, H कार्बन, OH COOH, नीचे क्या आ गया, CH2COOH। ये क्या बन गया, फिर से D मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो इस अभिक्रिया के दौरान हमने क्या देखा कि वॉल्डन प्रतिपन क्या होता है उसके बारे में चर्चा की। वॉल्डन प्रतिपन क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। वॉल्डन प्रतिपन क्या है उसके बारे में चर्चा कर ली। एग्जाम्पल हमने देख लिए कि क्लोरोसक्सिनिक एसिड की अभिक्रिया किस प्रकार की हुई, क्लोरोसक्सिनिक एसिड की अभिक्रिया किस प्रकार की हुई। अब मैं कह रहा हूं यहां मैंने डी बनाया, यहां मैंने एल बनाया। अगर मैं इस एल की अभिक्रिया, अगर मैं इसको क्लोरीन को इधर ले लूं तो मेरे पास क्या बन गया, डी क्लोरोसक्सिनिक अम्ल बन सकता है, एल क्लोरोसक्सिनिक अम्ल भी बन सकता है, डी मैलिक एसिड भी बन सकता है, एल मैलिक एसिड भी बन सकता है। कि अगर अपने पास एल कंपाउंड है तो एल बन जाएगा, एल बना तो डी बन जाएगा, डी है तो एल बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे डी लिया है तो मेरे पास क्या बना, एल बना। अगर मैं यहाँ एल लेता तो मेरे पास क्या बनता, डी बनता। तो यहाँ से हमने ये कह सकते हैं सीधा सा कि अगर डी है तो डी से एल बना, एल से डी बना, एल है तो डी बना, डी से एल बना। इस प्रकार की अपने पास कंडीशनें हो सकती है, इस प्रकार की कंडीशन जो है वो अपने पास हो सकती है। नेक्स्ट मैं कहूं कि अपने पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उन कंपाउंड्स का हमें क्या करना है, नाम, मतलब जो नाम दे रखे हैं उनकी स्ट्रक्चर बनानी है और उनमें ई और जेड पद्धति को बताना है कि ई क्या है और जेड पद्धति क्या है। मतलब जो हमने देखा था
EZ नोमेनक्लेचर, उसी से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कुछ क्या बोल रहे हैं, ट्रांसब्यूट टू नोइक अम्ल, ट्रांसब्यूट टू ब्यूटेनोइक एसिड। तो क्या लिख सकते हो, फर्स्ट यहां पे है संरचना व EZ नामकरण। क्या कर रहे हैं, ट्रांस मतलब पहली पोजीशन अपने पास क्या आ गई, ट्रांस, फिर कह रहा है ब्यूट टू नोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक या ब्यूटेनोइक अम्ल। पहला कह रहा है कार्बन कितने हैं, ब्यूट मतलब 4, कार्बन कितने हो गए 4। फिर कह रहा है ट्रांसपोजिशन, फिर क्या कह रहा है, ट्रांसपोजिशन। जैसे मैं कह दूं COOH, कार्बन कार्बन CH3, ये अपने पास क्या बन गया, तो यहां भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, ट्रांस टू ब्यूटेनोइक एसिड। ये हमें बनाना है, ट्रांस टू ब्यूटेनोइक एसिड हमें बनाना है। लेकिन हम ये कह सकते हैं ब्यूट टू इनोइक एसिड बना रहे हैं, मतलब अपने पास बीच में क्या जाएगी, डबल बॉन्ड ही आ जाएगा। तो यहां से मैं कहूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या बन गई, 2 ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, 2 ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। अब ये कह रहा है इस साइड में मैंने क्या कर दिया, COOH कर दिया, इस साइड में मैंने क्या कर दिया, CH3, यहां से हाइड्रोजन और यहां से भी मेरे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये तो यह बन गए अपने पास कार्बन। क्या लिखोगे इस पोजीशन को, ट्रांसपोजिशन, ट्रांस टू ब्यूटेनोइक अम्ल। और इसी काम क्या कर सकते हैं, सिस भी करे सकते हैं, इसी काम क्या कर सकते हैं, सिस भी करे सकते हैं। अब यहां से मैं कहूं इसका नामकरण करोगे तो ये कौन सी पोजीशन में आएगा, E पोजीशन में, क्योंकि ये दोनों क्या है, उल्टे हैं, ये दोनों क्या आ गए, उल्टे हैं। अब इसी का दूसरा मैं लिखूं, इसी का अपने पास, या ये कहें इसी का अपने पास क्या बन गया भाई, ये तो अपने पास आ गई ट्रांसब्यूट टू इनोइक अम्ल, ट्रांसब्यूट टू नोइक अम्ल। इसी का हम क्या करें, अगर सिस पोजीशन बनाए तो दोनों हाइड्रोजन एक साइड, दोनों कार्बन एक साइड। अब ये कह रहा है दूसरा मैलाइक अम्ल, दूसरा क्या कह रहा है, मैलाइक अम्ल। सेकंड एग्जांपल अपने पास कह रहा है मैलाइक अम्ल। और इसे मैलाइक अम्ल की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH और इधर इधर क्या आ गया, H और H। अब इस पोजीशन के अंदर भी हमने क्या बनाई, एल्कीन बनाई, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाया, 2 हाइड्रोजन जो अपोजिट डायरेक्शन में थे, 2 कार्बन जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो बन गई E। अब ये कह रहा है दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, दोनों कार्बन जो है वो दोनों क्या हो गए, अलग अलग डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, तो इसको क्या कहोगे, Z। फिर कह रहा है Z, फिर हम यहाँ पे क्या नाम देंगे इसको, मैलाइक एसिड, यानी Z रूप है, और क्या नाम देंगे इसको, मैलाइक अम्ल दे देंगे। क्या कहोगे, मैलाइक अम्ल कह देंगे कि भाई ये क्या है, मैलाइक अम्ल है, ये क्या है, मैलाइक अम्ल है। नेक्स्ट हम ये कहें इसी के साथ में, इसी के साथ अगर मैं कह दूं कि ये तो थी अपने पास EZ नामकरण, भाई ये अपने पास E आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, Z आ गया। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, दूसरा RS पद्धति देखेंगे कि भाई अगर अपने पास कुछ स्ट्रक्चर दे दे और उसका नामकरण पूछे और RS पद्धति पूछे कि RS पद्धति किस प्रकार की होती है। इन सब के बारे में हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि भाई R कहाँ है, S क्या है, तो वहां से हम देख सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, RS पद्धति, RS नामकरण। अब ये RS नामकरण की बात करें, भाई R और S क्या होते हैं, उनके नामकरण की हमें चर्चा करनी है, RS नामकरण के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो पहली स्ट्रक्चर क्या कह रही है, क्लोरीन COOH HOH, एक अपने पास क्लोरीन हाइड्रोक्सी एसिड और हाइड्रोजन, एसिड और हाइड्रोजन, ये अपने पास है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बात करूं
भाई एसिड के ऊपर अगर मैं कह दूं कि अपने पास क्या क्या जुड़ा है, अपने पास क्या क्या जुड़ा है, तो पहली स्ट्रक्चर ये कहती है कि अपने पास कार्बन कितने हैं। पहली स्ट्रक्चर अपने पास ये कहती है कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन की बात करें तो यहाँ कार्बन में कह सकता हूं एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, मतलब ये तो होगी कार्बन की श्रृंखला। एसिड समूह को इसको देते हैं 1 नंबर, या इसके सॉरी 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब इस 2 नंबर से क्या जुड़ा है, 2 नंबर पे अपने पास क्लोरीन जुड़ी है, 2 नंबर पे अपने पास हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है। तो यहां से रोटेशन किस प्रकार का होगा, इस प्रकार से या इस प्रकार से। रोटेशन देखें, रोटेशन ही देखिए कि रोटेशन किस प्रकार का हुआ, रोटेशन जो है वो किस प्रकार का हो रहा है, रोटेशन जो है वो किस प्रकार का हो रहा है उसके बारे में बात करें तो रोटेशन हमेशा क्या होगा भाई, 2 नंबर नामकरण किस प्रकार से करोगे कि जो अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आता है, हाइड्रोक्सी में एच आता है, क्लोरीन में सी आता है, तो सी पहले आएगा। तो यहां पे नामकरण क्या करोगे, 2 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी 2 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन क्या कहोगे एथेन, तो क्या बन गया एथेनोइक एसिड। कौन सा रूप है ये, एस रूप। कह रहा है 2 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड, 2 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो हो गई। अब ये सेकंड स्ट्रक्चर ये कहती है कि अपने पास कंडीशन किस प्रकार की हो, अपने पास कंडीशन किस प्रकार की हो। तो यहां से मैं कहूं सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसका नाम पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि अपने पास क्या है COOH कार्बन, Br Cl और आयोडीन। अब इस एसिड की बात करें, अब अपने पास क्या है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों जुड़े हुए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों जुड़े हुए, तीनों जुड़े हुए। तो यहां से हम बात करें वही अपने पास कार्बन 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर और ये 2 नंबर। इस 2 नंबर कार्बन से अपने पास क्या जुड़ा है, क्लोरीन C, ब्रोमीन B, आयोडीन I। अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोमीन पहले आएगा तो क्या लिखोगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 आयोडो एथेनोइक अम्ल, क्लोरो ब्रोमो आयोडो एथेनो, मतलब इस प्रकार से रोटेशन हुआ तो ये क्या कहलाई, एस कहलाया। ये क्या कहलाया, एस रूप कहलाया। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि आर नाम भी कर सकते हैं और एस नाम भी कर सकते हैं। तो यहां से हमने आर एस पद्धति देख ली और EZ पद्धति देख ली। अब बात करेंगे थ्रियो व इरिथ्रो समावेवी कि थ्रियो व इरिथ्रो समावेवी क्या होते हैं, थ्रियो व इरिथ्रो समावेवी क्या होता है। थ्रियो व एरिथ्रो समावेवी, थ्रियो व एरिथ्रो समावेवी क्या लिखोगे, कार्बन श्रृंखला जो है यानी कार्बन परमाणु श्रृंखला के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कार्बन परमाणु श्रृंखला के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और फिशर प्रेक्षेपण जो सूत्र होता है उन्हीं के समान या समूह परमाणु जो है एक ही ओर हो, यदि परमाणु जो है कार्बन के क्या हो, एक ही दिशा में हो और या फिर अलग अलग दिशा में हो। अगर एक दिशा में होगा तो वो क्या कहलाएगा, एरिथ्रो, और अलग अलग विपरीत दिशा में होंगे तो क्या कहलाएगा, थ्रियो कहलाएगा। तो हम ये कहें कार्बन परमाणु श्रृंखला के लंबवत होते हैं, श्रृंखला के लंबवत होते हैं। यदि समान समूह अथवा कार्बन से जुड़े समूह एक ही दिशा में हो, यानी समान दिशा में हो, समान डायरेक्शन में हो, या एक जो श्रृंखला है वो क्या हो, एक साइड में हो। तो यदि समान समूह अथवा कार्बन से जुड़े समूह या परमाणु एक ही दिशा में
में होते हैं तो इसे एरिथ्रोसमावेवी कहा जाता है। तो इसे एरिथ्रोसमावेवी या एरिथ्रोत्रिविम समावेवी कहा जाता है। एरिथ्रोत्रिविम समावेवी कहा जाता है तथा परमाणु या समूह विपरीत दिशा में जुड़े हुए हो तो दिशा में जुड़े हुए हो तो क्या कर रहा है, परमाणु या समूह विपरीत दिशा में जुड़े हुए तो इसे थ्रियोत्रिविम समावेवी कहा जाता है। विपरीत दिशा में जुड़े हुए हो तो इसे थ्रियोविवरिम समावेवी कहा जाता है। इसे क्या कहोगे, थ्रियोविवरिम समावेवी कहा जाता है। तो यहां से मैं कह सकते हैं अपने पास क्या गया, थ्रियो और इथ्रो दोनों के बारे में चर्चा करनी है। तो एग्जांपल लेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है, एरिथ्रो व थ्रियो समावेवी क्या है, कार्बन परमाणु श्रृंखला के लंबवत होते हैं यदि समान समूह या समान जो कार्बन से जुड़े जो समूह है परमाणु है वो एक ही दिशा में होते हैं तो इसे क्या कहोगे, एरिथ्रो समावेवी। और यदि विपरीत दिशा में है तो क्या कहोगे, थ्रियो समावेवी। विपरीत दिशा में तो क्या कहोगे, थ्रियो समावेवी। विपरीत दिशा में तो उसे क्या कहोगे, थ्रियो समावेवी। अब यहाँ हम लेंगे एग्जाम्पल लेके बाद में देखेंगे कि इनके थ्रियो समावेवी कौन से हैं और इरिथ्रो समावेवी कौन से हैं, किस प्रकार से बनाएंगे कि थ्रियो और इरिथ्रो बने, थ्रियो और इरिथ्रो बने। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, उदाहरण के लिए क्या लिखोगे, 2,3 डाई ब्रोमो डाइब्रोमोब्यूटेनोइक अम्ल। अब ये कह रहा है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड जो एग्जाम्पल लिया है इसके हमें क्या बनाने हैं, इरिथ्रो और थ्रियो दोनों समावेश बनाने। तो पहला ये कह रहा है COOH, कार्बन कार्बन, नीचे क्या आ गया CH3। अब ये कह रहा है 2,3 डाइब्रोमो, यानी अगर Br एक साइड हो तो यहां इसके क्या बनेंगे, मिरर इमेज बनेंगे। दूसरा यहां मिरर इमेज बनाओगे। दूसरा कह रहा है COOH, कार्बन कार्बन CH3, एक Br हाइड्रोजन। अब ये क्या कह रहा है, इस कार्बन इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कह रहा है दोनों Br क्या है, समान समूह या परमाणु जो है समान दिशा में होते हैं। समान समूह या परमाणु जो है वो क्या होते हैं, समान दिशा में होते हैं। तो जो समान दिशा में होता है वो क्या कहलाता है, एरिथ्रो कहलाता है। तो ये क्या कहोगे, एरिथ्रो, ये क्या कहलाएंगे, एरिथ्रो। तो इसकी मिरर इमेज देखिए तो क्या बनेगा, COOH, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, ये बन गया CH3 और यहाँ क्या आ गए, Br और Br। ये अपने पास दो क्या हैं, किरेल कार्बन है, ये दो क्या है, किरेल कार्बन है। यानी थ्रियो और इरिथ्रो समावेवी के अंदर मिरर इमेज प्राप्त होते हैं। थ्रियो और इरिथ्रो समावेवी के अंदर मिरर इमेज प्राप्त होते हैं, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब भी शो करता है। अब ये हम बात करें, ये तो थे अपने पास एरिथ्रो समावेवी क्योंकि दोनों समूह जो है वो समान दिशा में है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों समूह समान है, ब्रोमीन की बात करें तो दोनों समूह समान है। अब दूसरा कह रहा है कि कार्बन से जुड़ने वाले समूह या परमाणु जो होते हैं वो क्या हो, विपरीत दिशा में हो। तो यहां से जो मिरर इमेज बनेंगी वो किस प्रकार से होंगी, उनके देखें, COOH, फिर कार्बन कार्बन CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Br, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Br। और ये भी अपने पास क्या है, किरेल कार्बन है, ये भी क्या है, किरेल कार्बन है।
तो यहां हम ये कह सकते हैं थ्रियो व इथ्रोसमावेवी के अंदर हमने एग्जांपल देखा 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड के अंदर हमने क्या देखा, इनकी स्ट्रक्चर देखी, किरेल कार्बन देख लिए भाई, किरेल कार्बन कौन कौन से होते हैं, किरेल कार्बन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली, उनके बारे में चर्चा कर ली भाई, किरेल कार्बन किस प्रकार के होते हैं, किरेल कार्बन किस प्रकार के। अब हम ये कहें किरेल कार्बन देख लिया, इनके मिरर इमेज देख लिए, दर्पण प्रतिबिंब देख ली, और ये स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है उनके बारे में चर्चा कर ली। यानी ये कार्बन तो एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला में लंबवत है। इन कार्बन से जुड़ने वाले समूह जो है वो समूह क्या हो सकते हैं, समान दिशा में भी हो सकते हैं और विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। अगर जुड़ने वाले समूह समान दिशा में है, इसका मतलब बनने वाली जो समावेशी वो कौन से है, एरिथ्रो है, और यदि ये जुड़ने वाले समूह विपरीत दिशा में है तो क्या बनेगा, थ्रियो समावेशी। अब ये तो हो गए अपने पास एरिथ्रो और थ्रियो समावेशी के बारे में। अब बात करेंगे रैसमिक मिश्रण। नेक्स्ट क्या है, रैसमिक मिश्रण। इनके शॉर्ट नोट आते हैं अपने पास, जैसे एरिथ्रो थ्रियो समावेशी क्या है उनके बारे में पूछ लिया, उदाहरण पूछ लिए, रैसमिक मिश्रण क्या होता है उनके बारे में पूछ लिया। तो यहाँ क्या लिखोगे, कोई ध्रुवण गुणनक यौगिक जिनमें डी और एल रूप का जो मिश्रण है वो पाया जाता है, डी और एल रूप का मिश्रण पाया जाता है। तो क्या लिखोगे, जब कोई ध्रुवण गुणनक यौगिक जिसमें डी व एल रूप का मिश्रण पाया जाता है, रैसमिक मिश्रण कहलाता है। रैसमिक मिश्रण कहलाता है। कह रहा है जब कोई ध्रुवण गुणनक यौगिक जिसमें डी व एल रूप का मिश्रण पाया जाता है, रैसमिक मिश्रण कहलाता है, रैसमिक मिश्रण कहलाता है। और जो ये क्रिया हुई है, मतलब रैसमिक मिश्रण बनने की क्रिया रैसमीकरण कहलाती है। तो यहां लिख सकते हो रैसमिक मिश्रण बनने की क्रिया रैसमीकरण कहलाती है। क्या कह रहा है, रैसमिक मिश्रण बनने की क्रिया रैसमीकरण कहलाती है। तो कह रहा है जब कोई ध्रुवण गुणनक यौगिक जिसमें डी व एल रूप का मिश्रण पाया जाता है, जब कोई ध्रुवण गुणनक यौगिक जिसमें डी व एल रूप का मिश्रण पाया जाता है, रैसमिक मिश्रण कहलाता है। फिर कह रहा है रैसमिक मिश्रण बनने की क्रिया रैसमीकरण कहलाती है। तो 2 पॉइंट हो गए भाई, रैसमीकरण क्या होता है, रैसमिक मिश्रण क्या होते हैं। तो डी एल रूप का मिश्रण पाया गया, रैसमिक मिश्रण, रैसमिक मिश्रण बनने की प्रक्रिया रैसमीकरण, रैसमीकरण। अब मैं कहूं यदि ध्रुवण गुणनक की संपूर्ण ध्रुवणता क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, क्या यहां पे देखते हैं, यदि ध्रुवण गुणनक यौगिक की संपूर्ण ध्रुवणता नष्ट हो जाए, तो क्या करें, यदि ध्रुवण गुणनक यौगिक की संपूर्ण ध्रुवणता नष्ट हो जाए तो इसे पूर्ण रैसमीकरण कहा जाता है। नष्ट हो जाए तो इसे पूर्ण रैसमीकरण कहा जाता है, रैसमीकरण कहा जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, यदि ध्रुवण गुणनक यौगिक की आंशिक ध्रुवणता नष्ट हो जाए, यदि
ध्रुवण गुणक यौगिक की आंशिक ध्रुवणता नष्ट हो जाए, आंशिक ध्रुवणता नष्ट हो जाए। यदि ध्रुवण गुणक यौगिक की आंशिक ध्रुवणता नष्ट हो जाए तो इसे क्या कहोगे, आंशिक ध्रुवणता नष्ट हो जाए तो इसे आंशिक रेशमीकरण कहा जाता है। तो इसे आंशिक रेशमीकरण कहा जाता है। कह रहा है रेशमिक मिश्रण क्या होता है, रेशमिक मिश्रण क्या होता है। तो यहां से कहें जब कोई ध्रुवण गुणक यौगिक जिसमें D व L ग्रुप का मिश्रण पाया जाता है रेशमिक मिश्रण कहलाता है। रेशमिक मिश्रण बनने की क्रिया रेशमीकरण कहलाती है। फिर हमने बात की कि जो ये ध्रुवण गुणक यौगिक है उस ध्रुवण गुणक यौगिक की ध्रुवणता ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ध्रुवण गुणक यौगिक की ध्रुवणता नष्ट हो जाए तो इसे पूर्ण रेशमीकरण कहेंगे। यदि आंशिक ध्रुवणता नष्ट होती है तो आंशिक रेशमीकरण कहा जाता है। आंशिक ध्रुवणता नष्ट होती है तो आंशिक रेशमीकरण कहा जाता है। अब हम बात करें कि यौगिकों की प्रकृति के अनुसार, यौगिकों की प्रकृति के अनुसार जो रेशमीकरण की जो क्रिया है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि कुछ यौगिकों में जो रेशमीकरण है वो सरलता से होता है, कुछ यौगिकों में यह स्वतः ही हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि यौगिकों की प्रकृति के अनुसार रेशमीकरण की क्रिया भी क्या होती है, अलग अलग होती है। किसके अकॉर्डिंग, यौगिक की प्रकृति के अकॉर्डिंग, कि भाई इसकी जो नेचर है, प्रकृति है, वो किस प्रकार की है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यौगिक की प्रकृति के अनुसार, यौगिक की प्रकृति के अनुसार रेशमिक मिश्रण, यौगिक की प्रकृति के अनुसार रेशमीकरण भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यौगिक की प्रकृति के अनुसार रेशमीकरण भी अलग अलग होता है। यौगिक की प्रकृति के अनुसार रेशमीकरण भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ यौगिकों में रेशमीकरण सरलता से होता है तथा कुछ यौगिकों में सरलता से होता है, कुछ यौगिकों में स्वतः रेशमीकरण पाया जाता है। रेशमीकरण पाया जाता है। तो क्या कर रहा है, कुछ यौगिकों में तो क्या हो गया, सरलता से हो गया, और कुछ यौगिकों में क्या हो गया, स्वतः पाया गया। कुछ यौगिकों में स्वतः पाया गया, और कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें रेशमीकरण नहीं होता। तथा कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें रेशमीकरण नहीं पाया जाता। कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें रेशमीकरण नहीं पाया जाता। अब हम ये कह सकते हैं कि रेशमीकरण अपने पास देख लिया कि भाई रेशमीकरण क्या है, किस प्रकार से बनता है, उनके बारे में चर्चा हुई। रेशमिक मिश्रण क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया, भाई रेशमिक मिश्रण क्या है, रेशमिक मिश्रण क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जो साइक्लोहेक्सेन के जो सहरूपण हैं उनके बारे में, कि साइक्लोहेक्सेन के सहरूपण कौन कौन से हैं, साइक्लोहेक्सेन के सहरूपण कौन से हैं। तो सहरूपण के अंदर अपने पास हमने पढ़े थे एथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में और साइक्लोहेक्सेन में। तो उसी साइक्लोहेक्सेन के सहरूपण के बारे में हमें चर्चा करनी है।
तो सहरूपण के अंदर हमने बात की थी कि साइक्लोहेक्सेन जो है दो प्रकार की संरचना देता है, एक तो होती है चेयर फॉर्म और एक होती है बोट फॉर्म। एक होती है चेयर फॉर्म, दूसरी होती है बोट फॉर्म। इनके बारे में हमने बात की थी कि भाई साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म बोट फॉर्म दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है साइक्लोहेक्सेन के सहरूपण, साइक्लोहेक्सेन के सहरूपण। तो यहां पे क्या लिखोगे, मोर के अनुसार साइक्लोहेक्सेन के दो सहरूपण ज्ञात हैं, जिन्हें कुर्सी रूप व नौका रूप कहा जाता है। जिन्हें कुर्सी रूप व नौका रूप कहा जाता है, जिन्हें कुर्सी रूप व नौका रूप कहा जाता है। दूसरा में कहें, इन दोनों रूपों के मध्य, इन दोनों रूपों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होने के कारण, इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होने के कारण, इन दोनों रूपों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होने के कारण यह तेजी से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। क्या कह रहा है, इन दोनों रूपों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होने के कारण यह तेजी से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि बोट फॉर्म किस प्रकार की बनती है और चेयर फॉर्म किस प्रकार की बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला कह रहा है मोर के अनुसार, क्योंकि साइंटिस्ट जो मोर थे उन्होंने बताया था साइक्लोहेक्सेन के सहरूपणों के बारे में। क्या कहा था, मोर के अनुसार साइक्लोहेक्सेन के सहरूपण ज्ञात हैं, जिन्हें कुर्सी रूप व नौका रूप कहा जाता है। फिर हमने कहा इन दोनों रूपों के मध्य ऊर्जा अंतर जो है बहुत कम होने के कारण ये दोनों एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। अब बात करेंगे कि इन दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनती है। बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म किस प्रकार की बनेगी। इस प्रकार से अपने पास क्या बन गई, चेयर फॉर्म। थोड़ा सा सीधा करते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये तो हो गई अपने पास क्या, चेयर फॉर्म। दूसरा क्या कर रहा है, बोट फॉर्म। ये हो गई अपने पास बोट फॉर्म। तो यहां तो लिख देते हैं चेयर फॉर्म, यहां लिख देते हैं बोट फॉर्म। तो ये क्या कह रहा है
कि जो साइक्लोहेक्सेन के दो सहरूपण थे, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म यानी कुर्सी रूप एंड नौका रूप, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर ली। तो यहाँ पे मैं कहूँ कुर्सी रूप जो है वो अधिक स्थायी होता है, यानी कुर्सी रूप जो है वो अधिक स्थायी होता है, क्योंकि मैं कह सकते हैं कमरे पे ताप पर ये क्या पाया जाता है, 99% यही पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुर्सी रूप अधिक स्थायी होता है, क्योंकि कमरे के ताप पर, क्योंकि कमरे के ताप पर 99% मात्रा में यह कुर्सी रूप ही 99% मात्रा में यह कुर्सी रूप ही पाया जाता है। 99% मात्रा में क्या पाया जाता है, यह कुर्सी रूप ही पाया जाता है। तो दूसरा में कह सकते हैं इस कुर्सी रूप में 6 कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस कुर्सी रूप में 6 कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं। जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर के अंदर बनाए थे 1 2 3 4 5 और ये 6, और जहां जहां मैंने ये सर्कल बनाया है वहां अपने पास क्या मान सकते हैं कि कार्बन है, वहां में कह सकते हैं कार्बन होते हैं। अब ये कह रहा है इस कुर्सी रूप में 6 कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, जो कि वलय के अक्ष के समांतर होते हैं, साथ जुड़े होते हैं, जो कि वलय के अक्ष के समांतर पाए जाते हैं। अब अगर मैं चेयर फॉर्म की बात करूं या बोट फॉर्म की बात करूं तो यहां पे अपने पास क्या है, सेम कंडीशन है, सेम ही कंडीशन है। तो पहला तो क्या कह रहा है, इस कुर्सी रूप में 6 कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कि वलय के अक्ष के समांतर पाए जाते हैं। अब दूसरा में कहें दूसरे समुच्चय के अंदर, दूसरे समुच्चय में बात करूं तो वही 6 कार्बन हाइड्रोजन जो है वो वलय के साथ हम ये कह सकते हैं क्षैतिज तल में पाए जाते हैं। वो क्या पाए जाएंगे, क्षैतिज तल में पाए जाते हैं, क्षैतिज तल में पाए जाते हैं। तो एक तो अपने पास क्या हो गया अक्षीय, दूसरा क्या हो गया विषुवतीय, यानी एक तो अपने पास हो गया एक्सिस, एक हो गया अपने पास विषुवतीय के बारे में कि भाई एक तो अपने पास अक्षीय, दूसरा क्या है विषुवतीय। तो यहाँ पे इसी चेयर फॉर्म के अंदर मैं कहूँ अक्षीय और विषुवतीय किस प्रकार से पाए जाते हैं उनके बारे में कि अक्ष कहाँ होगी। और तो यहाँ पे मैं कहूँ ये भी 2 प्रकार का होगा, एक तो होता है अक्ष, एक होता है ई, एक होता है एक्स, एक होता है ई। दूसरा ये कह रहा है इनमें क्या पाया जाएगा, भाई सभी के अंदर ये पाए जाएंगे, पहला ए ई, पहला क्या कर रहा है ए ई। दूसरा में ये कहें कि एक में ए और एक में ई, एक तो अपने पास हो जाएगा एक्सिस के समांतर, दूसरा अपने पास हो जाएगा विषुवतीय बंध के अकॉर्डिंग। अब मैं कहूं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो कुर्सी रूप है वो चेयर फॉर्म में परिवर्तित होती है, चेयर फॉर्म जो है कुर्सी रूप में परिवर्तित होता है। इसके लिए हमने लिखा है कुर्सी रूप अधिक स्थायी होता है, क्योंकि कमरे के ताप पर 99% मात्रा में क्या पाई जाती है, ये कुर्सी रूप ही पाया जाता है। इस कुर्सी रूप में 6 कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, जो कि वलय के अक्ष के समांतर पाए जाते हैं। दूसरे समुच्चय के अंदर यही 6 कार्बन और हाइड्रोजन विषुवतीय तल में पाए जाते हैं, कहीं विषुवतीय तल में पाए जाते हैं, जो कि विषुवतीय बंध बनाते हैं। फिर हमने बात की रूम टेम्परेचर के ऊपर जो चेयर फॉर्म है वो बोट फॉर्म में, और बोट फॉर्म जो है वो चेयर फॉर्म में परिवर्तित होती है, बोट फॉर्म जो चेयर फॉर्म में परिवर्तित होती है। तो यहां तक हम बात कर सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के सहरूपण किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें, सेकंड अपने पास है एन ब्यूटेन की, इसी में हम बात करें एन ब्यूटेन के पूर्ण ग्रसित व सांत्रित रूप, एन ब्यूटेन के पूर्ण ग्रसित व सांत्रित स्वरूपणों के सहर्ष सूत्र लिखिए।
किसके, एन ब्यूटेन के। ये तो था अपने पास साइक्लोहेक्सेन, अब कह रहा है एन ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एन ब्यूटेन। अब ये कह रहा है एन ब्यूटेन के पूर्ण ग्रसित व पूर्ण सांत्रित सहरूपणों के, एन ब्यूटेन के पूर्ण ग्रसित व पूर्ण सांत्रित सहरूपणों के अब ये एन ब्यूटेन लिया है तो इनके पूर्ण ग्रसित भी और पूर्ण सांत्रित भी, तो यहां से क्या लिखोगे, न्यूमेन प्रक्षेपण सहरूपणों के, न्यूमेन प्रक्षेपण व सोहार्स सूत्र को बनाइए। न्यूमेन प्रक्षेपण व सोहार्स सूत्र बनाइए। कह रहा है एन ब्यूटेन के पूर्ण ग्रसित व पूर्ण सांत्रित सहरूपण है, एन ब्यूटेन के पूर्ण ग्रसित व पूर्ण सांत्रित सहरूपण है। अब यहां पे हम आंसर लेके लिखे हैं कि भाई एन ब्यूटेन है, ब्यूटेन की संरचना है और ब्यूटेन की संरचना में पूर्ण ग्रसित क्या होगा और पूर्ण सांत्रित क्या होगा। तो पहला तो अपने पास क्या कहोगे कि न्यूमान जो प्रक्षेपण सूत्र है, न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र है उसके बारे में बात करें। न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र, और इधर ले लेते हैं हम लोग सोहार्स सूत्र। तो ये कह रहे हैं न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र क्या कहता है, एक सर्कल, न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र क्या कहता है, एक सर्कल जिसके अंदर अपने पास क्या पाया जाएगा कि ये अपने पास स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ये अपने पास क्या होगी, स्ट्रक्चर पाई जाएगी। पहला मैं कह दूं यहां CH3 है तो दूसरा यहां क्या है, CH3। फिर कह रहा है कि एक कार्बन दो कार्बन, भाई एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, और बाकी अपने पास क्या हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये यहाँ पे है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको तो क्या मानोगे, पूर्ण ग्रसित रूप, इसको तो क्या मानेंगे, पूर्ण ग्रसित रूप, ग्रसित रूप। इसके अंदर क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है, यानी एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के नीचे पाया जाता है, जबकि न्यूमान प्रक्षेपण क्षेत्र का दूसरा जो है पूर्ण सांत्रित रूप, उनकी बात करें तो एक इस टाइप में, ये CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। लेकिन यहां मैं कहूं ये क्या है, CH3 है, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है, ये पूर्ण ग्रसित है, तो दूसरा क्या बन गया, पूर्ण सांत्रित रूप, पूर्ण सांत्रित रूप। अब ये कह रहा है कि ये तो बन गए न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र के अकॉर्डिंग, ये तो बन गए न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र, सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र के अकॉर्डिंग। तो सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र क्या कहता है, ये कार्बन और ये कार्बन, दूसरा भी यहां कार्बन और यहां कार्बन। अब जैसे अपने पास यहां मैं कहूं इसमें भी अपने पास 1 2 3 4 कार्बन थे, भाई यहां से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा चौथा कार्बन, वहां भी अपने पास क्या हो गए, 4 कार्बन हो गए। पूछ क्या रहा है, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, ये कह क्या रहा है, ब्यूटेन की बात कर रहा है। तो मैं यहां पे कहूं ये CH3 है, ये CH3, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और यहां क्या हो गए, हाइड्रोजन, ये तो क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो जैसे अपने पास न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र के पूर्ण ग्रसित पूर्ण सांत्रित दो रूप आए, पूर्ण ग्रसित पूर्ण सांत्रित दो रूप आए, वैसे इसके भी क्या हो जाएंगे, पूर्ण ग्रसित पूर्ण सांत्रित दो रूप हो जाएंगे, इसके भी क्या हो जाएंगे, पूर्ण ग्रसित पूर्ण सांत्रित दो रूप। यानी ये CH3 है, ये 2 हाइड्रोजन, इनके लिए 2 हाइड्रोजन, ये CH3, ये क्या कहोगे, पूर्ण सांत्रित रूप, और ये क्या बन गया, पूर्ण ग्रसित रूप। तो अपने पास वही है
कि भाई एन ब्यूटेन के पूर्ण ग्रसित पूर्ण सांतरित रूप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करो, उनके बारे में चर्चा करो, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट ये कह रहा है, नेक्स्ट में कहें कि भाई ये तो अपने पास हो गए, ये तो अपने पास ही आ गए। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास है विन्यास और सहरूपण के मध्य जो अंतर पाए जाते हैं, विन्यास और सहरूपण के मध्य जो अंतर पाया जाता है वो क्या होता है। एक तो हमने सहरूपण देख लिए, एक अपने पास विन्यास देख सकते हैं, जैसे वॉल्टन प्रतिपन्न हमने देखा है, या आरएस विन्यास है, ईजेड विन्यास है। तो ये कह रहा है विन्यास और जो सहरूपण होते हैं उनमें क्या अंतर पाया जाता है उनके बारे में चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विन्यास व सहरूपण में अंतर, ये पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट तो पहले हम बात करेंगे कि विन्यास क्या होते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि सहरूपण क्या होता है, सहरूपण क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहला बात कर ले विन्यास की, कि विन्यास क्या होता है, विन्यास क्या होता है। कह रहा है एक या अधिक किरेल कार्बन युक्त अणु, एक या अधिक किरेल कार्बन अणु, एक या अधिक किरेल कार्बन अणु जिनमें क्या हो सकते हैं, किरेल कार्बन है इसका मतलब वो क्या देगा, किरेल कार्बन है उसमें क्या पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड पाए जा सकते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो दे सकता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, एक या अधिक किरेल कार्बन अणु जिनमें द्विबंध, यानी कि वे क्या देंगे, ज्यामितीय समावयवता। क्या कह रहा है, एक या अधिक किरेल कार्बन जिनमें द्विबंध यानी कि ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता के कारण, द्विबंध के कारण कई आकाशीय व्यवस्थाएं पाई जाती है, कई आकाशीय व्यवस्थाएं पाई जाती। कह रहा है एक या अधिक किरेल कार्बन जिनमें द्विबंध के कारण कई आकाशीय व्यवस्थाएं पाई जाती है, कई आकाशीय व्यवस्थाएं पाई जाती है, इसे विन्यास कहा जाता है, इसे विन्यास कहा जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें कि भाई हम ये कह सकते हैं एक विन्यास जो है वो दूसरे विन्यास में परिवर्तन किसी बंध के टूटने पर ही कर सकता है, यानी भाई जब तक पहले वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक वो नया विन्यास स्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहां क्या लिखोगे, एक विन्यास का दूसरे विन्यास में परिवर्तन, एक विन्यास का दूसरे विन्यास में परिवर्तन, विन्यास में परिवर्तन, परिवर्तन बंध टूटने पर, बंध टूटने व नए बंध बनने पर, वह नए बंध बनने पर ही संभव हो सकता है, नए बंध बनने पर ही संभव हो सकते हैं। क्या कह रहा है, एक विन्यास का दूसरे विन्यास में परिवर्तन बंध टूटने व नए बंध बनने पर ही संभव हो सकते हैं। जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे तभी जाके ये क्या कह सकता है, विन्यास प्राप्त हो सकते हैं, तभी हम ये कह सकते हैं विन्यास प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम ये कहें विन्यास में अणुओं में उपस्थित परमाणु होते हैं उनकी आकाशीय व्यवस्थाएं सामान्य परिस्थितियों में क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी। कि भाई अणु है, अणु में उपस्थित क्या होंगे, परमाणु होंगे, और परमाणुओं की क्या होंगी, आकाशीय व्यवस्थाएं होंगी। क्योंकि हमने अभी बात की है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसो मतलब द्विबंध युक्त यौगिक जो होते हैं उनमें कई प्रकार की आकाशीय व्यवस्थाएं पाई जाती है,
और इन्हीं को हमने क्या कह दिया, विन्यास कह दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि विन्यास जो होते हैं यानी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य कई आकाशीय व्यवस्थाएं पाई जाती है जो सामान्य परिस्थितियों में क्या है, स्थिर है, जो सामान्य परिस्थितियों में क्या है, स्थिर है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है विन्यास में अणु में उपस्थित परमाणु, अणु में उपस्थित परमाणु में पाई जाने वाली आकाशीय व्यवस्थाएं, पाई जाने वाली आकाशीय व्यवस्थाएं, पाई जाने वाली आकाशीय व्यवस्थाएं क्या होंगी, विन्यास में अणु में उपस्थित परमाणु में पाई जाने वाली अणु में उपस्थित परमाणु में पाई जाने वाली आकाशीय व्यवस्थाएं सामान्य परिस्थिति में, सामान्य परिस्थितियों में स्थायी होती है, सामान्य परिस्थितियों में स्थायी होती है। यहां तक अपनी चर्चा हो गई। विन्यास की बात कर ली, विन्यास किस प्रकार का होता है। अब बात करेंगे संरूपण, तो ये तो हो गया विन्यास, विन्यास की अब बात करेंगे कि संरूपण क्या होता है, संरूपण क्या होता है। संरूपण क्या होते हैं उसके बारे में बात करें तो संरूपण की हम बात करें, एकल बंध जो है, एकल बंध जो होता है उसमें एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण क्या कर सकते हैं, कई अणुओं की व्यवस्थाएं पाई जाती है। तो क्या लिखोगे, कार्बन कार्बन एकल बंध हो सकता है, कार्बन कार्बन एकल बंध हो सकता है, ऐसे लिख दे एकल बंध। तो क्या लिखोगे, कार्बन कार्बन एकल बंध में, कार्बन कार्बन एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण, में मुक्त घूर्णन के कारण, कार्बन कार्बन एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण कई व्यवस्थाएं पाई जाती है, बंध के कारण कई व्यवस्थाएं पाई जाती है। इसे क्या कहोगे, संरूपण कहोगे। कई व्यवस्थाएं पाई जाती है, इसे संरूपण कहा जाता है। इसे क्या कहोगे, संरूपण कहोगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं जो संरूपण जो होते हैं, संरूपण जो होते हैं इनमें ऊर्जा का अंतर जो होता है वो कम होता है, ऊर्जा अंतर जो है कम होता है, जिससे वो परिस्थितियां एक परिस्थिति दूसरे परिस्थिति में क्या होती है, परिवर्तित होती है। क्या लिखोगे, इनमें ऊर्जा अंतर कम होता है, जिसके कारण एक परिस्थिति दूसरी में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। जबकि विन्यास के अंदर हमने देखा था, जबकि विन्यास के अंदर हमने क्या देखा कि जो आकाशीय व्यवस्थाएं हैं वो स्थिर रहेंगी, आकाशीय व्यवस्थाएं क्या होंगी, स्थिर रहेंगी। दूसरा हम ये कह सकते हैं संरूपण में आकाशीय व्यवस्थाएं स्थिर नहीं होती, संरूपण में आकाशीय व्यवस्थाएं स्थिर नहीं होती, भाई स्टेबल नहीं है। क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं होती, यानी जैसी है उनका कुछ ना कुछ विन्यास होगा, वो स्थायी नहीं होंगी, वो क्या नहीं होंगी, स्थायी नहीं होंगी। नेक्स्ट हम बात करें कि ये तो हमने बात कर ली कि अपने पास विन्यास क्या है और संरूपण क्या है, विन्यास क्या है, संरूपण क्या है। अब हम बात करेंगे ऑक्जिम में ज्यामितीय समावयवता
उनको उदाहरण किसे समझेंगे कि ज्यामितीय समावयवता जो है वो ऑक्जिन में किस प्रकार से पाई जाती है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ऑक्जिन में ज्यामितीय समावयवता, ऑक्जिन में ज्यामितीय समावयवता। और ज्यामितीय समावयवता को जब भी देखोगे तो क्या देखोगे, सिस्ट्रान से देखोगे, सिस्ट्रान से देखोगे। तो क्या लिखोगे, नाइट्रोजन द्विबंध युक्त यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन युक्त द्विबंध, नाइट्रोजन युक्त द्विबंध यौगिक, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन द्विबंध युक्त यौगिक, नाइट्रोजन द्विबंध युक्त यौगिक कौन सा, ऑक्जिन, ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन द्विबंध युक्त यौगिक N2 द्विबंध युक्त यौगिक यानी कि ऑक्जिन ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है, ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। इनमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करते हैं। क्या लिखोगे, इसमें एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करते हैं। इनमें एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कर एल्डोक्जिम एंड कीटोक्जिम का निर्माण करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तथा एल्डोक्जिम व कीटोक्जिम का निर्माण करते हैं। क्या कर रहा है, इसमें एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिससे एल्डोक्जिम और कीटोक्जिम का निर्माण करता है। और इनमें नाइट्रोजन परमाणु जो है वो कैसा हो गया, द्विबंध युक्त हो गया। नाइट्रोजन परमाणु जो है वो किस प्रकार का हो गया, द्विबंध युक्त हो गया। कीटोक्जिम का निर्माण करते हैं, इसमें नाइट्रोजन परमाणु द्विबंध युक्त हो जाता है। नाइट्रोजन त्रिसंयोजी होता है, जिसकी तीसरी संयोजकता हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ी होती है, जिसकी तीसरी संयोजकता OH समूह से पूरी होती है, OH समूह से पूरी होती है। अब हम बात करेंगे पहले एल्डोक्जिम और कीटोक्जिम कि भाई एल्डोक्जिम किस प्रकार का है, कीटोक्जिम किस प्रकार के होते हैं, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या अपने पास एल्डोक्जिम कह रहा है, एल्डोक्जिम यानी कि RC डबल बॉन्ड N OH। अब मैं कहूं ये तो बन गया अपने पास एल्डोक्जिम, ये तो बन गया अपने पास एल्डोक्जिम, लेकिन
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों कैसे हैं, समान पोजीशन पे हैं। इसका हम उल्टा भी बना सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच। इसको तो क्या कहोगे, एल्डोक्सिम। इसको तो क्या कहोगे, एल्डोक्सिम। दूसरा क्या होता है, कीटोक्सिम। और कीटो की बात करें, आर सी डबल बॉन्ड आर डेस, आर सी डबल बॉन्ड आर डेस नाइट्रोजन। एक OH इधर, एक OH इधर, तो ये क्या बन गए, कीटोक्सिम। तो अपने पास क्या आ गया, एल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम। क्या क्या आ गए, एल्डोक्सिम आ गया, या फिर अपने पास दूसरा क्या है, कीटोक्सिम। तो हमने क्या देख लिया, एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम के बारे में चर्चा कर ली, किस प्रकार की होती है उसके बारे में भी हम कह सकते हैं। अगर मैं कह दूं कीटोक्सिम में आर और आर क्या हो, समान हो, तो ज्यामितीय समानता नहीं होती, क्योंकि अपने पास समान, ये दोनों समान होंगे तो हम सिस्ट्रांस कैसे देखेंगे। तो ये कह रहा है HOH 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 और HOH। अब मैं कहूं कि भाई अपने पास क्या है, अपने पास क्या है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन से जुड़ने वाले समूह हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर ये दोनों समान हैं तो इसको तो क्या कहोगे, सिस एल्डोक्सिम। इसको क्या कहोगे, ट्रांस एल्डोक्सिम। ये क्या कहोगे, ट्रांस कीटोक्सिम सिस कीटोक्सिम। तो हमने बात कर ली कि ऑक्सिम में ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार की होती है। ऑक्सिम में ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा की कि भाई ऑक्सिम जो है उसमें ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार की है, ऑक्सिम में ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, यानी त्रिविम जीनी केंद्र क्या होते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या कहोगे, त्रिविम जीनी केंद्र। त्रिविम जीनी केंद्र क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिसके कारण त्रिविम समावयवी संभव होते हैं। क्या कहोगे, कार्बनिक यौगिकों में यौगिकों में वह केंद्र, कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिनमें त्रिविम जीनी केंद्र, या कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिसके कारण ये क्या कह सकते हैं, त्रिविम समावयवी संभव होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिनमें या जिनके कारण त्रिविम समावयवी संभव होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिनके कारण त्रिविम समावयवी संभव होते हैं, त्रिविम जीनी केंद्र कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी संभव होते हैं। त्रिविम जीनी केंद्र कहलाते हैं। क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिनके कारण त्रिविम समावयवी संभव होते हैं, त्रिविम जीनी केंद्र कहलाते हैं, या कई स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाते हैं। अब मैं कहूं कि ये यौगिक जो है वो असममित केंद्र, किरेल कार्बन किरेल केंद्र उपस्थित हो सकते हैं। यानी इन यौगिकों के अंदर अपने पास क्या क्या पाया जा सकता है, तो यहां लिखें, इन यौगिकों में किरेल कार्बन या किरेल केंद्र, किरेल
केंद्र या असममित कार्बन, असममित कार्बन या असममित केंद्र, या असममित केंद्र, असममित केंद्र प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता ये दर्शाते हैं, प्रकाशिक समावयवता ये दर्शाते हैं, या असममित केंद्र तथा प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। कहने का मतलब जो ये त्रिविमजीनी केंद्र होता है वो एक प्रकार का क्या है, किरेल कार्बन है। वो क्या एक प्रकार का किरेल कार्बन है, और इसी किरेल कार्बन को हम किरेल केंद्र भी कहते हैं, असममित केंद्र भी कहते हैं, असममित कार्बन भी कहते हैं। और जहां किरेल कार्बन पाया जाता है वो किरेल कार्बन क्या दर्शाता है, प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। ये किरेल कार्बन ही क्या दर्शाता है, प्रकाशिक समावयवता को दर्शाता है। इन यौगिकों में सममिति तत्व उपस्थिति नहीं होते, इन तत्वों में सम्मिति या इन यौगिकों में सम्मिति तत्व नहीं होते, क्योंकि यहाँ क्या पाई जाती है, असम्मिति पाई जाती है। तो यहाँ क्या लिखोगे, इन यौगिकों में सम्मिति तत्व नहीं पाए जाते हैं, इन्हें स्टीरियोजेनिक केंद्र कहा जाता है, इन्हें स्टीरियोजेनिक केंद्र कहा जाता है। कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिनके कारण त्रिविम समावेश संभव होते हैं त्रिविमजीनी केंद्र कहलाते हैं। इन त्रिविमजीनी केंद्र के अंदर किरेल कार्बन, किरेल केंद्र, किरेल कार्बन या किरेल केंद्र या असम्मिति केंद्र ये सब पाए जाते हैं, असम्मिति केंद्र इनमें पाए जाते हैं। अब ये तो हमने देख लिया इन यौगिकों में सम्मिति तत्व नहीं पाया जाता, इन्हें स्टीरियोजेनिक सेंटर कहा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि जिनमें कौन कौन सा किरेल कार्बन है, कौन से क्या है, किरेल कार्बन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उदाहरण। अब उदाहरण की बात करें तो क्या कहोगे, पहला है 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। अब ये कह रहा है कि 2 ब्यूटेनॉल के अंदर किरेल कार्बन तो त्रिविमजीनी के अंदर कौन सा होता है। तो यहां पे मैं कहूं ब्यूटेनॉल की बात कर रहे हैं तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। और यहां मैं कह दूं हाइड्रोक्सी समूह, ये अपने पास क्या हो गए, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हुए होते हैं। या तो ये कहूं, अब ये कह रहा है 2 ब्यूटेनॉल मतलब 2 नंबर कार्बन के ऊपर क्या पाया जाएगा, ओल समूह पाया जाएगा। इसका मतलब 2 नंबर अगर मैं कहूं यहां हाइड्रोक्सी जुड़ा है तो ये क्या कहोगे, इसको तो मैं कह दूं कि CH3 है, ये क्या बन गया, CH बन गया, और आगे वाली को ये कह दूं कि CH2 CH3। अब अगर मैं कहूं कि इस कार्बन की बात करूं तीनों वैलेंसी समान है, इस कार्बन की बात करूं 2 वैलेंसी समान है, इसकी बात करूं 3 वैलेंसी समान, लेकिन इस कार्बन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोक्सी। तो क्या कहोगे, 2 ब्यूटेनॉल में कार्बन 2 त्रिविमजीनी के अंदर है। क्या कह रहा है, 2 ब्यूटेनॉल में कार्बन 2 त्रिविमजीनी केंद्र है, और त्रिविमजीनी केंद्र का मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। नेक्स्ट अपने पास है 2 ब्रोमोपेंटेन में, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें 2 ब्रोमोपेंटेन, तो कह रहा है 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल की स्टिक्स में वाली कह रहा है 2 नंबर पे OH है तो 1 2 3 4 में 2 नंबर पे अपने OH को ऐड कर दिया। अब ये कह रहा है नेक्स्ट अपने पास है 2 ब्रोमोपेंटेन, और 2 ब्रोमोपेंटेन के अंदर कौन से स्टीरियोजेनिक सेंटर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा है 2 ब्रोमोपेंटेन, और 2 ब्रोमोपेंटेन कार्बन कितने हो गए, 5।
इनमें हम ये कह रहे हैं 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, Br, बाकी अपने पास ऐसे के ऐसे। तो ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH3 और एक हाइड्रोजन। कार्बन की 3 वैलेंसी समान, 2 वैलेंसी समान, 2 वैलेंसी समान, 3 वैलेंसी समान। लेकिन इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ Br है और यहाँ हाइड्रोजन है। इसका मतलब 2 ब्रोमोपेंटेन में कार्बन 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो हमने बात कर ली 2 ब्रोमोपेंटेन में, तो पहला था 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। अब बात करें 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। अब हम बात करेंगे टार्ट्रिक एसिड, तीसरा अपने पास है टार्ट्रिक एसिड। कि टार्ट्रिक एसिड में कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इससे पहले हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, दोनों के अंदर हमने क्या देखा कि इनमें एक एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब कह रहे हैं टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल, कह रहा है COOH, कार्बन कार्बन COOH, ये कह रहा है OH OH H। यहां एसिड है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोक्सी है और ये वाला पूरा समूह है। इसका मतलब ये भी क्या है, सेंटर है। और सेम कंडीशन ऊपर वाले की, ये भी क्या है, कीरेल कार्बन है, ये भी क्या है अपने पास, कीरेल कार्बन। तो यहां मैं कहूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो टार्ट्रिक अम्ल में कार्बन 2 है, कार्बन 3, 2 स्टीरियोजेनिक, कार्बन 2 है, कार्बन 3, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं। टार्ट्रिक अम्ल में C2 है, C3, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि अपने पास जो कार्बन थे उनके बारे में चर्चा कर ली, त्रिविम जीनी के अंदर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली और एग्जाम्पल देख लिए। तो एग्जाम्पल में हमने टार्ट्रिक अम्ल देखा, 2 ब्रोमोपेंटेन देखा, 2 ब्यूटेनॉल देखा। उन 2 एग्जाम्पल्स की बात करें तो उनमें एक एक स्टीरियोजेनिक सेंटर था, जबकि टार्ट्रिक एसिड के अंदर अपने पास क्या है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि प्रोपेन जो है, नेक्स्ट हम बात करें प्रोपेन, या फिर ये कहें नेक्स्ट अपने बात ये कहें कि जो अपने पास आईपीएसी नामकरण है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने आरएस पद्धति देख ली, ईजेड पद्धति देख ली। अब हम बात करेंगे आईपीएसी पद्धति की, कि आईपीएसी पद्धति के अकॉर्डिंग नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। कि नामकता की अपने पास नामकरण की तीनों पद्धतियों से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। तो कौन सी विधि से, आईयूपीएसी मेथड, आईयूपीएसी मेथड। इस आईयूपीएसी मेथड से हम बात करेंगे। पहला अपने पास है HC डबल बॉन्ड C H COOH COOH। क्या कहते हैं इसको, इसकी बात करें तो ये क्या है, मैलेइक अम्ल है। ये क्या है, मैलेइक अम्ल है। और मैलेइक अम्ल भी कौन सा, तो इसकी कहें तो ये सिस मैलेइक अम्ल है। ये क्या है, सिस मैलेइक अम्ल है। और जैसे इसका ट्रांस करोगे, जैसे इसका ट्रांस कर दो तो ये मैलेइक एसिड से क्या बन जाएगा, फ्यूमेरिक अम्ल बन जाएगा। यानी कि HC डबल बॉन्ड C COOH। अब ये क्या है तो इसका उल्टा, है तो इसका उल्टा, यानी है तो ये ट्रांस, लेकिन इसका ट्रांस क्या कहलाएगा, फ्यूमेरिक एसिड कहलाएगा, फ्यूमेरिक अम्ल। तो यहां ये कह सकते हो कि मैलेइक अम्ल का ट्रांस क्या कहलाया, फ्यूमेरिक अम्ल कहलाया। मैलेइक एसिड का ट्रांस क्या कहलाया, फ्यूमेरिक कहलाया। तो यहां पे हम ये कहें, इसको क्या कहोगे, कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ब्यूट क्या कहोगे, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक अम्ल। इसका नाम, इन दोनों का नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक अम्ल
क्या कह रहा है, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइकोइक अम्ल, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा 1,4 डाई ब्यूटिनोइक अम्ल, क्योंकि ब्यूटी की मतलब होता है अपने पास डबल बॉन्ड आया है, एल्कीन बन गई, तो यहाँ क्या कहोगे ब्यूटिनोइक अम्ल। तो आईपीएससी मेथड के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली कि भाई किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो मैलाइक अम्ल के बारे में चर्चा कर ली और फ्यूमेरिक एसिड, यानी मैलाइक एसिड का ट्रांस क्या कहलाया फ्यूमेरिक, और फ्यूमेरिक का सिस क्या कहलाया मैलाइक, फ्यूमेरिक का सिस क्या कहलाया मैलाइक। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली कि भाई फ्यूमेरिक एसिड क्या है, मैलाइक एसिड क्या होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा की, उन सब के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे कीरेल कार्बन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें कीरेल कार्बन क्या होता है। क्या कहता है कीरेल कार्बन, कीरेल कार्बन वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर जुड़ने वाले परमाणु, जिसकी चारों संयोजकताओं पर जुड़ने वाले परमाणु अलग अलग हो, परमाणु अलग अलग हो, अर्थात चारों संयोजकता अलग अलग परमाणुओं से, चारों संयोजकता अलग अलग परमाणुओं से पूरी होती हो। वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर जुड़ने वाले परमाणु अलग अलग हो, अर्थात चारों संयोजकता अलग अलग परमाणुओं से पूरी होती हो, क्या कहलाएगा कीरेल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है कीरेल कार्बन कहलाता है। ऐसे कार्बन को क्या कहोगे कीरेल कार्बन कहोगे। अब ये कह रहा है भाई कीरेल कार्बन तो हमने देख ली भाई कीरेल कार्बन किस प्रकार की होती है, कीरेल कार्बन किस प्रकार से होता है। अब कीरेल कार्बन के लिए अपने पास कीरेल कार्बन होना चाहिए, तो एग्जांपल के लिए मैं क्या कहूँ COOH कार्बन CH2OH, एक OH इधर एक OH इधर। अब इस प्रकार की स्ट्रक्चर में कहूँ भाई हमने क्या ले लिया इस प्रकार की स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे ये तो क्या बन गया, अगर CHO लेता हूँ तो क्या बन जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड, तो क्या कहोगे ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये क्या कर रहा है ग्लिसरैल्डिहाइड, तो इसके अंदर अपने पास कीरेल कार्बन कौन सा ये वाला। दूसरा मैं कहूँ 2-ब्यूटेनोइक अम्ल COOH ब्यूटेनोइक अम्ल, तो यहां मैं क्या कहूं CH2CH3, यहां OH और H, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए 4। ब्यूटेनोइक अम्ल की बात कर ली, तो ये यहाँ पे क्या है कीरेल कार्बन, ये यहाँ पे क्या है कीरेल कार्बन। तो हमने क्या लिखा वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं, वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर जुड़ने वाले परमाणु अलग अलग हो, अर्थात चारों संयोजकता अलग अलग परमाणुओं से पूरी होती हो, कीरेल कार्बन कहलाता है, कीरेल कार्बन कहलाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जब कीरेल कार्बन की बात करें इन्हें क्या कहोगे, इसे कीरेल कार्बन भी कह सकते हैं और असममित कार्बन भी कहा जाता है, इसे असममित कार्बन भी कहा जा सकता है। तो यहां तक अपने पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो चैप्टर था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने चर्चा कर ली। थैंक यू।